बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 2। हमने आधी थ्योरी को पहले लेक्चर में कवर किया था, आधी थ्योरी को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको नए फंक्शन यानी कि डबल वेरिएबल फंक्शन के बारे में आपको बताया कि उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और वो फंक्शन उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे जो आपको आइंदा, अगर बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आइंदा भी काम आएंगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह बेस जो है वो अच्छी बन जाएगी। तो चलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वो क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। रीजन इन द प्लेन कैन हैव इंटीरियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स जस्ट लाइक इंटरवल्स ऑन द रियल लाइन। अब हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई रीजन है, इसको हम इस तरह से रीजन को डिनोट कर लेते हैं। इसमें ये रीजन है, इसके इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स जो होंगे उसको हम पहले डिस्कवर करते हैं। जिस तरह इस रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये वाले और इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये वाले, इसी तरह होंगे जिस तरह हमारे पास ये एक इंटरवल होता है क्लोज, यानी कि ए और बी एक क्लोज इंटरवल है, तो इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। लेकिन जब हम एक ओपन इंटरवल ए बी लेते हैं उसमें ना तो ए शामिल होता है ना तो बी शामिल होता है, इनके दरमियान में जो पड़ा है वो शामिल होता है। तो इसी को, इन दो इंटरवल्स को क्या कर रहा है, वो इसके साथ रिलेट कर रहा है कि रीजन की बात भी बिल्कुल इसी तरह है कि उसके जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम बाउंड्री कहेंगे उस रीजन की, और जो बाउंड्री के अलावा जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उसके इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको एक जो है वो कॉन्सेप्ट लेना चाहूंगा इसके बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये कोई रीजन है, ठीक है। अब इसके पहले हम डिफाइन करते हैं इसकी बाउंड्री पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट है, ये इसका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर ये क्या है कि इसके गिर्द अगर हम कोई डिस्क बनाएं, ठीक है, अगर इसके गिर्द हम कोई एक डिस्क बनाएं और वो डिस्क सारी की सारी इसी रीजन में हो, ठीक है, सारी की सारी डिस्क जो है वो अगर इसी रीजन में है तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट। क्या किया? एक हमने ये रीजन लिया, इसमें एक पॉइंट है, ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर हम इसके गिर्द क्या करें, एक डिस्क बनाएं और वो डिस्क सारी इसी रीजन आर में मौजूद हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ पॉइंट एक्स एंड वाई इन द रीजन सेट आर, इसी को हमने आर का नाम दिया। एन एक्स वाई प्लेन इज एन इंटीरियर ऑफ आर if it is the center of a disk of a positive radius that lie entirely in R। तो डेफिनेटली मैं अब उसकी अप्रोच को भी डिफाइन करता हूँ। वो कहता है कि ये कोई एक पॉइंट है जिसको उसने क्या किया कि x नॉट और y नॉट का नाम दिया है। अब ये क्या कहलाएगा कि अगर क्या है कि ये पॉइंट
किसी डिस्क का सेंटर है, ये एक डिस्क थी, उस डिस्क का सेंटर है और उस सेंटर जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये डिस्क पूरी की पूरी क्या कह रहा है, पॉजिटिव रेडियस का एक डिस्क है और उसका वो पॉइंट जो था वो सेंटर है, वही बात जो मैंने पहले कही थी। मैंने पहले ये बात की है कि हमारे पास कोई पॉइंट है, उसके गिर्द अगर हम डिस्क बना ले तो वो डिस्क अगर पूरी उसी रीजन में हो तो उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब वो बात दूसरी वे से आपको समझाना चाह रहा है कि हमारे पास अगर कोई एक डिस्क है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा, अगर वो सारी डिस्क जो है वो क्या हो, उसी रीजन आर में मौजूद हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, अ पॉइंट x नॉट एंड y नॉट, ये पॉइंट x नॉट y नॉट इन द रीजन सेट R in xy plane is an interior of R if it is the center of a disk। अगर क्या हो, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, आप इंटीरियर पॉइंट की एग्जांपल है। अगर ये पॉइंट क्या हो, सेंटर हो किसका, एक डिस्क का, और वो डिस्क क्या हो, पॉजिटिव रेडियस की हो, और क्या करे, लाइज इंटायरली इन आर, वो पूरी की पूरी डिस्क इसी रीजन आर में मौजूद हो, तो उसको पॉइंट जो सेंटर था उस डिस्क का, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ओके हो गया। अब चलते हैं अपने इंटीरियर पॉइंट के अलावा अब हम चलते हैं अपने बाउंड्री पॉइंट की तरफ। अगर क्या हो कि यही रीजन ले लेते हैं हम, हमारे पास ये कोई एक रैंडमली एक रीजन है, अगर कोई पॉइंट किसी डिस्क का क्या हो, सेंटर हो, और वो जो डिस्क है वो सारी की सारी इस रीजन आर में ना हो, तो उस डिस्क के जो वो सेंटर था, उस सेंटर को हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट्स कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स कहेंगे। ओके हो गया। अ पॉइंट x नॉट एंड y नॉट इन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ R if every disk centered at x नॉट एंड y नॉट, हर वो डिस्क जिसका सेंटर वो पॉइंट है, अगर वो डिस्क क्या हो, क्या हो, क्या हो, लाई आउटसाइड ऑफ R, अगर वो डिस्क R के आउटसाइड में हो, क्या हो, एज वेल एज पॉइंट दैट लाइट इन R, यानी कि वो आधी बाहर भी हो सकती है, आधी अंदर भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि इम्पोर्टेंट था, इस हवाले से आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो तमाम बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है, अगर तमाम बाउंड्री पॉइंट्स को हम ले लें और उनका एक सेट बना लें, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, क्लोज है। ठीक हो गया। अगर हम क्या करें, इंटीरियर पॉइंट्स का एक सेट ले लें, यानी कि उस रीजन के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर लें, तो उनको क्या, उस वो जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। ओके हो गया। तो पढ़ते हैं, द इंटीरियर पॉइंट ऑफ रीजन एज अ सेट मेक द इंटीरियर ऑफ द रीजन, यानी कि तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि किसी रीजन का क्या बना रहा है, इंटीरियर बना रहा है। तो रीजन्स बाउंड्रीज पॉइंट्स मेक अप द बाउंड्री। ठीक हो, और वो रीजन जो कि उस रीजन की बाउंड्री बना रहा है, a region is open if it contains entirely of interior points। वही बात, अगर क्या रीजन जो है उसको हम ओपन कहेंगे अगर उसमें तमाम जो पॉइंट्स है वो इंटीरियर है, और उसको हम क्लोज कहेंगे उस रीजन को अगर उसके क्या है, तमाम पॉइंट्स जो है वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स। अब हम जो है वो ये बाउंड्री पॉइंट्स की उसने डेफिनेशन, ये एग्जांपल दी है कि ये यहाँ पर देखें ना,
यहाँ पर डिस्क कुछ अंदर है और कुछ बाहर है उस रीजन की, और जब रीजन के बाहर चली जाएगी तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। ओके ओके, तो ये था हमारे पास कुछ। अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल कुछ यूं है कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस जो है लेस देन 1 है, ठीक हो। उसने इस तरह डिफाइन कर दिया कि जो उसका रेडियस है वो लेस देन 1 है, यानी कि ये एक सर्कल है, ठीक हो गया। इस सर्कल का मतलब बाउंड्री नहीं है, उसका जो रेडियस है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब उसके जो पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ओके हो गया। अब इक्वल टू 1 है, इसका मतलब तमाम पॉइंट्स जो है जब हम बाउंड्री पॉइंट्स पर ले सकते हैं, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं। कि जब इक्वल 1 आ गया इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है। अगर हम बाउंड्री पॉइंट सेंटर के सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट है उनके गिर्द अगर हम डिस्क बनाएंगे वो बाहर आ जाएगी, रीजन से बाहर आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स का बन जाएंगे। ओके हो गया। इसके बाद अगर हम चलें कि क्लोज यूनिट, तो क्लोज क्या था कि तमाम बाउंड्री पॉइंट्स का सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाँ तो वो क्या कहलाएगा, कंटेन्स बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा और बाउंड्री पॉइंट्स भी कहलाएगा। अब हम जो है वो आगे मूव करते हैं। तो अच्छा, अ रीजन इन द प्लेन इज बाउंडेड, कोई भी रीजन है प्लेन में वो बाउंडेड कब कहलाएगा, इफ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क ऑफ अ फाइनाइट रेडियस। ठीक है, हमारे पास कोई एक डिस्क है, उसके अंदर क्या करे कि कोई एक रीजन है वो कंटेन कर रहा है, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, ये बाउंडेड है। आ रीजन इज अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड, यानी कि हमारे पास ये एक डिस्क है फॉर एग्जाम्पल, तो डिस्क का अंदर वाला सारा हिस्सा क्या है, बाउंडेड है। अगर कोई डिस्क है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो रीजन है इसको हम अनबाउंडेड कहेंगे क्योंकि ये डिस्क के अंदर मौजूद नहीं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक था ये हमारे पास जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आउटसाइड है हाइपरबोला, पैराबोला, ये आउटसाइड जो है वो अनबाउंडेड रीजन है। ये जो इनसाइड है, जो इंटीरियर पॉइंट्स जिनमें शामिल हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटीरियर पॉइंट है। और इंटीरियर पॉइंट्स है इसका मतलब ये भी है कि ये बाउंडेड रीजन भी है। ओके हो गया। अब यहाँ पर भी जो रीजन है ये भी अनबाउंडेड है और ये बाउंड्री पॉइंट्स इस पे मौजूद और ये इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये उसी तरह डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब इसकी जो है वो डोमेन है डिस्क्राइब करनी है आपने। तो सिंपली जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी तरह क्या करना है कि मॉड में जो अंडर रूट है उसमें कभी भी नेगेटिव नंबर जो है वो कभी नहीं आना चाहिए, ये बात आप रखनी है। सिंस एफ इज डिफाइन ओनली वेयर y minus x is always be greater than 0, the domain is closed unbounded region। क्या होगा कि क्लोज होगा, और क्लोज का मतलब क्या होगा, उसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल होंगे। और अनबाउंडेड रीजन का मतलब क्या है, अगर क्लोज है तो उसमें बाउंड्री पॉइंट्स हैं, और बाउंड्री पॉइंट्स हैं तो उसका मतलब उसमें इंटीरियर पॉइंट शामिल नहीं है, और वो रीजन क्या है, अनबाउंडेड ही होगा। अब याद रखें जी, जहां पर भी क्लोज आएगा उसका मतलब क्या होगा, क्लोज है तो इसका मतलब उसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल है। अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल है तो बाउंड्री डेफिनेटली क्या होगा, वो एक अनबाउंडेड रीजन होगा, मतलब वो डिस्क जो है वो उसका वो डिस्क के अंदर रीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
इसके बाद अब हम चलते हैं ग्राफ, लेवल कर्व एंड कंटोरस ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके बाद अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ आपने सिंपली पढ़े हैं, सिंपल ग्राफ ही होते हैं। इसके बाद लेवल कर्व। अच्छा, लेवल कर्व जो होती है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी इसी चैप्टर में यहाँ पे आपको काम आएगा। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई पर डिपेंड कर रहा है, अगर वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, लेवल कर्व है। ओके हो गया, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। The set of points in the plane where function f of x and y पर डिफाइन कर रहा है has a constant value, यानी कि f of x and y is equal to c, यानी कि कांस्टेंट है, is called level curve of f, यानी कि उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लेवल कर्व। The set of all points, अब ये ग्राफ की डेफिनेशन है, points x and y, f of x and y is in space for f of for x and y in plane, जो प्लेन का जो पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि जो डोमेन में हमने एक्स एंड वाई दिए थे उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफ। यानी कि हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, उसमें जो पॉइंट्स एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, और उसमें जो डोमेन थी एक्स एंड वाई, ठीक है, इन तमाम चीजों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्राफ। ओके हो गया, तो इसको आगे जो है मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आगे डायग्राम में। इससे पहले थोड़ा सा जो है वो ये एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप कंसेप्ट आ जाए लेवल करके हवाले से। तो ग्राफ हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स एंड वाई -100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लॉट द लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसी फंक्शन को 0 पे इक्वल रख के वहां पर हमने लेवल कर्व फाइंड करना है। फिर हमने ये लेवल कर्व और इसके बाद ये लेवल कर्व इन द डोमेन ऑफ एफ इन द प्लेन। तो डेफिनेटली सिंपली हमने क्या करना है, लेवल कर्व्स जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ क्रिएट करें। तो ये हमारे पास द सरफेस इज द ग्राफ ऑफ एफ, जो फंक्शन गिवन है इसका जो है ये है ग्राफ, इसका जो है वो ये ग्राफ है। अब इसी ग्राफ पर हमने क्या करना है कि इसके इस फंक्शन के लेवल कर्व को डिफाइन करना है। तो आप सिंपली देख सकते हैं हमारे पास ये, अब पहली लेवल कर्व क्या थी हमारे पास कि फंक्शन को 0 के ऊपर रखते थे। तो यहाँ पर ये फंक्शन है हमारे पास, इसको 0 के ऊपर रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यानी कि एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा, 100, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है, 10। तो डेफिनेटली ये वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये वाला, अब ये वाला जो सर्कल है यहाँ पर, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको वो क्या कहेगा, ये हमारे पास सर्कल, ये वाला जो है सर्कल, इसको हम क्या कहेंगे, ये लेवल कर्व है। इसके बाद 51, इसके बाद 75, ठीक है, तो इसके भी उसने 49 और 25 बनते हैं, तो उसने एक का 7 होगा, एक का 5 होगा, तो ये जो हमारे पास एक बनेगा ये वाला सर्कल, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा 7, यानी कि 7 याद है, ये 7 का है और ये 10 का है, और जो इसके अंदर भी एक सर्कल होगा इसको हम 5 का लेवल करते हैं, ये होगा 5 का। तो ये सिंपली जो थे आपने सर्कल आपने देख लेने, तो ये इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद एक और डेफिनेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलो, एक जिस तरह हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, हमारे पास जो फंक्शन होता है वो 2 वेरिएबल पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन जो होता है
वो क्या कर सकता है, 3 वेरिएबल पर भी क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। तो इसको हम 3 वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। तो जिस तरह हमने 2 वेरिएबल फंक्शन की लेवल कर्व पढ़ी, यानी कि f ऑफ x एंड y जब कांस्टेंट के इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेवल कर्व कहेंगे, लेवल कर्व कहेंगे। इसी तरह जब 3 वेरिएबल फंक्शन में x y z इज इक्वल टू c होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम लेवल कर्व कहेंगे, किसकी, 3 वेरिएबल फंक्शन। ओके हो गया, तो ये इसको आपने याद रखना। इसके बाद कंटोरस, कंटोरस का मतलब ये होता है कि उसको वो ग्राफ कोई भी है, सिटी है, इस तरह ये ऐसे ग्राफ नहीं बन जाते, ठीक है। इसके पीछे बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, ग्राफ को बनाना, किसी भी सिटी का ग्राफ हो। कंटोरस का मतलब होता है उसमें वो रंग भर दिए जाते, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास रिवर है तो उनको क्या कर देते हैं, वो ब्लू कर देते हैं। इसके बाद कोई मस्जिद है, उसका निशान वहां पर होता है, तो मतलब मुख्तलिफ रंगों से मुख्तलिफ चीजों को डिनोट कर देते हैं। रोड है तो उसको और कलर दे दिया, इसी तरह मस्जिद है, पेट्रोल पंप है, इसी तरह मतलब जो होता है वो रोड वगैरह उनको मुख्तलिफ कलर से डिनोट किया जाता है। कंटोरस का मतलब ये होता है कि एक प्रिंटेड ग्राफ जो होगा हमारे पास। अब यहाँ पर भी किसी जो है विशिंगटन का जो हमारे पास ग्राफ है, उसका आप देख सकते हैं कि ये कंटोरस ग्राफ है। अगर आप मैथमेटिका अगर पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपको कंटोरस, ये कंटोरस नामी एक कमांड मिलेगी, जिसमें आप जो है वो ग्राफ जब बनाते हैं 3D में, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर आपने कमांड देनी होती है कि वो कंटोरस को यूज करके आपने वो ग्राफ बनाना। तो वो रंगीन ग्राफ बड़े बेहतरीन, इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो है वो जरूर उस मैथमेटिका में जो है वो अपने ग्राफ को देखेंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इस तरह है कि यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास ये जो शक्लें हैं ये 3D है, ठीक है, ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। जिस तरह हमने बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स ओपन और क्लोज हमने पढ़ा था ना 2 वेरिएबल फंक्शन, बिल्कुल सेम जो है वो 3 वेरिएबल फंक्शन में भी जो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स, इंटीरियर इंटीरियर होते हैं, और हमारे पास ओपन और क्लोज रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी, इनके डेफिनेशन को भी देखा। तो आज हमारी जो थ्योरी थी, काम की जो थ्योरी थी, वो हमने जो है वो मुकम्मल एक्सप्लेन कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज वही करेंगे, उसका वही पार्ट करेंगे जो कि जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको आपकी बेस बनाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जो है वो एक्सरसाइज को इतना इम्पोर्टेंट ना लें, थ्योरी को इम्पोर्टेंट लिया करें, थ्योरी को जो है वो अच्छे से सुना करें, उसको अंडरस्टैंड किया करें। क्योंकि आगे जो है जाएंगे, जब हम अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आगे जाएंगे तो वो तो आपको थ्योरी की इंतहाई जरूरत पड़ेगी। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह बोल्ड होना चाहिए।